नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जिन लोगों को यह लगा था कि सीरिया में हो गया, बस अब मामला शांत हो जाएगा, इजराइल को अपर हैंड मिल गया वगैरह वगैरह, मैंने उस दिन भी कहा था, पहले दिन ही मैंने कहा था जब सीरिया के फॉल की खबर आई थी कि यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इस पूरे के पूरे मामले ने मिडिल ईस्ट को नई आग में धकेल दिया है। दो एग्जाम्पल आपको देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। आईआरजीसी जो ईरान की सेना है उसके एक्स कमांडर है, एक्स चीफ कमांडर है मोहसिन रेजाई। मोहसिन रेजाई का एक बयान आया है और वो बयान अभी ट्विटर वगैरह पर भी डिस्कस हो रहा है। क्रेडल पे आप ये बयान पूरा देख सकते हैं। इस बयान में उन्होंने कहा है कि आईएसआईएस के 11,000 टेररिस्ट को अमेरिका सीरिया के अंदर, जो उसका अपना इलाका है, जिस इलाके पर अमेरिका का कब्जा है, वहां पर ट्रेनिंग दे रहा है। और ये 11,000 आईएसआईएस लड़ाकों को जो ट्रेनिंग दे रहा है, उसके पीछे अमेरिका का मकसद है इराक के ऊपर हमला करवाना, यानी जो कुछ सीरिया में हुआ वही सारा कुछ इराक में रिपीट कराना। यानी पहले आपने इराक में सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाकर अपनी सरकार ले आए। उसके बाद से 30-35 बरस बीत गए, लेकिन इराक के जो हालात हुए उनके चलते इराक के लोग बेहद नाराज हैं। इराक की जो मिलिशिया है वो ईरान के साथ खड़ी है और इराक के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अमेरिका को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। तो अब अगली तैयारी ऐसा लग रहा है इराक पर हमले की होनी है। इराक से खबर यह आई है कि वहां ट्रेंच वगैरह खुदवाई जा रही है बाउंड्री पर, सीमा पर, ताकि आईएसआईएस के जो आतंकवादी हैं, जो लड़ाके हैं, वहां पर आसानी से ना घुस सकें। यानी एक लाइन में बहुत क्लियर कि केवल सीरिया को बर्बाद करके, केवल सीरिया को तबाह करके, तबाह तो 2014 से ही, 12 से ही लगातार ये लोग कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को संतोष नहीं हुआ है। इनकी मर्जी इराक पर भी कब्जा करने की है, यमन पर चल नहीं पाता है। यमन के बारे में बार बार इजराइल से ये बयान आ रहे हैं कि वहां पर हमला करेंगे, लेकिन यमन ने तो खैर इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। इराक पर ये कब्जा करना चाहते हैं। इराक पर कब्जा करने की एक और वजह है, ईरान पर हमला करने के लिए सबसे आसान अगर कोई एयरबेस है तो वो इराक का एयरबेस है। तो कल को अगर ईरान से कोई लड़ाई होती है तो इजराइल के लिए बड़ा आसान होगा कि वो इराक का बेस इस्तेमाल कर सके। अभी इराक के प्रधानमंत्री ने बार बार यह बयान दिया है कि किसी भी मुल्क को हम अपना बेस इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। हालांकि कहा यह गया था कि इराक में जो अमेरिकन बेसेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया था जब इजराइल ने ईरान के ऊपर जवाबी हमला किया था। तो फिलहाल ये हालात इजराइल और इराक के बीच के हैं। एक और मुल्क का नाम ले लेता हूं, जो मुल्क इस समय बहुत ज्यादा खुश है, जिसके अखबार इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसके राष्ट्रपति एर्दोगान कह रहे हैं कि दुनिया में अब दो ही वर्ल्ड लीडर्स बचे हुए हैं, मैं और पुतिन। यानी जाहिर तौर पे वो अपने आप को इस समय मिडिल ईस्ट का सबसे मजबूत नेता समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीरिया की सरकार गिरवा दी। एक खबर छपी है जेरूसलम पोस्ट में। जेरूसलम पोस्ट पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार है, आप जानते हैं, इजराइल का अखबार है। वहां खबर नहीं है बल्कि यह एनालिसिस है और टिप्पणी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है खबर से भी ज्यादा, जो बताती है कि वहां दिमाग में क्या चल रहा है। यह टिप्पणी सवाल करती है कि क्या सीरिया को बर्बाद करने के बाद, क्या सीरिया के ऊपर जीत हासिल करने के बाद एर्दोगान जो है वो इतने मजबूत हो गए हैं कि इजराइल को उनसे खतरा है। आप अगर सीधे सीधे इसको पढ़ेंगे और सामान्य दिमाग से पढ़ेंगे, बिना इसके पेच को समझे हुए, जब तक इसके पेचो खम को खोलेंगे नहीं, आपको यह लगेगा कि इजराइल में यह चर्चा हो रही है कि एर्दोगान मजबूत हो गया है, ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन अगर आप इजराइल के इतिहास से परिचित हैं, अगर आप इजराइल के काम करने के तरीके से, जिसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, उससे अगर आप परिचित हैं, तो आपके समझ में आएगा कि ये अब टर्की के ऊपर हमला करने, टर्की को कब्जा करने या टर्की से जंग करने के लिए माहौल बनाए जाने की शुरुआत हो गई है।
पहले ऐसी खबरें प्लांट की जाती हैं, ऐसी एनालिसिस प्लांट की जाती है कि टर्की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है या कोई भी मुल्क हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। फिर इजराइल कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस का राइट है, उसके बाद बहाने ढूंढे जाते हैं, अमेरिका बैकअप प्रोवाइड करता है, इजराइल हमला करता है और उस मुल्क का एक हिस्सा कब्जा कर लिया जाता है। तो एर्दोगान साहब, जिनको यह लगता है कि रशिया और ईरान को धोखा देके सीरिया को गिराकर, सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिरा के एर्दोगान बहुत मजबूत हो गए हैं, जिनको यह लगता है कि एर्दोगान अब सच में वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, उनको यह बात समझ लेना चाहिए कि एक तो उन्होंने धोखा दिया है, इसलिए रशिया अब उनके साथ आने वाला नहीं है। भले उनसे रिश्ते बनाए रखेगा क्योंकि रिश्ते बनाने में उसका भी फायदा है, लेकिन जंग के हालात में किसी तरह की बड़ी मदद रशिया नहीं करने वाला है। ईरान अब कतई टर्की के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। असल में कोई भी अरब मुल्क अब टर्की के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। वो मुल्क भी जो सीरिया में असद के गिरने की खुशी मना रहे हैं, वो भी टर्की के ऊपर किसी तरह का भरोसा नहीं करेंगे, जितने तरह के बयान दिए हैं एर्दोगान ने और जिस तरह से वो बदले हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल ये तय करेंगे कि अब अगला निशाना टर्की को बनाना है, तो उनको बचाने वाला कोई नहीं आएगा और जो सारा भरम उनका इंटरनेशनल और वर्ल्ड लीडर बनने का है, वो सारा भरम वैसे ही टूट जाएगा जैसे सद्दाम का टूटा, जैसे गद्दाफी का टूटा और जैसे बशर अल असद को उन्होंने धोखा देकर यह सारा काम किया। तो देखना होगा कि इराक के ऊपर अगर हमला होता है, आईएसआईएस के आतंकवादी अगर इराक के ऊपर हमला करते हैं, तो ईरान वहां पर क्या करेगा, बाकी मुल्क क्या करेंगे, कैसे इराक को बचाने की कोशिश होगी, यह सारा कुछ आने वाले वक्त में देखना होगा। अभी जब मैं ये वीडियो शूट करने आ रहा था तो ईरान के जो चीफ लीडर है, सबसे बड़े लीडर हैं जो वहां के, खामनेई साहब, उनके लगातार बयान आ रहे थे, उनका भाषण चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि बुधवार को उनका भाषण आने वाला है और उसका सारी दुनिया को इंतजार था। उससे तय होगा कि ईरान की असल में पोजीशन क्या है, ईरान आगे कैसे देखता है। इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है, जो बात तो सारे लोग कर रहे हैं लेकिन उनका कहना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान की ऑफिशियल पोजीशन हो जाती है, वो कह रहे हैं कि सीरिया को गिराने या बशर अल असद का जो फॉल हुआ है, जिस तरह से सीरिया पर कब्जा किया गया है, वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी प्लानिंग जो थी वो अमेरिका और इजराइल की थी, लेकिन इसमें हमारे एक हमसाया मुल्क, जाहिर है वो टर्की का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन उंगली जो उनकी उठी है वो एर्दोगान की तरफ उठी है। यानी बहुत क्लियर जो बात मैं उस दिन कह रहा था, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईरान आगे से टर्की के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा और ईरान और टर्की के बीच में कोई जंग तो होने जा नहीं रही, लेकिन आगे से इनके बीच में हद से हद अगर होगा तो तिजारती रिश्ता होगा, व्यापारिक रिश्ता होगा, किसी तरह का ऐसा रिश्ता नहीं होगा जिसमें परेशानी आने पर टर्की की मदद ईरान करे, क्योंकि ईरान समझ चुका है कि टर्की किसी भी हालत में ईरान की मदद नहीं करने वाला। ऑटोमन साम्राज्य टर्की को शायद याद आ रहा हो, शायद एर्दोगान को लग रहा हो कि वर्ल्ड वार में ऑटोमन साम्राज्य के हार जाने के बाद अब वो नए सिरे से ऑटोमन साम्राज्य बना सकते हैं जिसमें टर्की मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत हो। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्ल्ड वार से अभी तक हालात इतने बदल गए हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई भी जंग होगी तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका, वो साथ देगी इजराइल का। उसका मुकाबला करने के लिए रशिया और ईरान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन टर्की ने जो कुछ किया है उसके बाद रशिया और ईरान की कोई सीधी मदद उसको नहीं मिलने वाली। आगे भी वो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो कमजोर नहीं हुआ है। दरअसल सीरिया के फॉल को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। पहली बात तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इजराइल लगातार उसके हथियार नष्ट कर रहा है, लगातार उसके आर्म्स डिपो नष्ट कर रहा है। 400 के आसपास हमले इजराइल ने किए हैं और उसका कहना है कि 80% जो आर्म्स हैं वो खत्म कर चुका है। गोलन हाइट्स को उसने अपना हिस्सा घोषित कर दिया है और माउंट हरमन के पास तक कब्जा कर लिया है, जिसको वो बफर जोन कह रहा है। ये सारा कुछ हुआ है। सोचने वाले ये भी सोच सकते हैं कि अगर सीरिया में उसकी दोस्त सरकार आई है, सीरिया में जो नई गवर्नमेंट आई है वो पूरी तरह से उसकी दोस्त है, तो फिर वो हथियार क्यों खत्म कर रहा है? ये हथियार तो उसके भी काम आ सकते थे। तो एक बात तो क्लियर है कि भले असद का जो फॉल है उसमें अमेरिका और इजराइल ने मदद की हो, लेकिन जो वहां नई गवर्नमेंट आई है वो पूरी तरह से इजराइल के इशारों पर चलेगी, ये कहना अभी बहुत जल्दी होगी। एक थ्योरी यह भी हो सकती है कि पहले से ही यह तय हो कि सारे हथियार खत्म कर दिए जाएंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, तमाम थ्योरीज है, जब तक सबूत नहीं है किसी बात को कह पाना मुश्किल है।
असल में एक बयान आया है नेतन्याहू का और वो बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम सीरिया के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं। यह तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी मुल्क कहेगा कि हम रिश्ता बनाना चाहते हैं। जब एक बार सरकार बन जाती है तो हर मुल्क उससे रिश्ता रखना चाहता है। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ी है। इन्होंने कहा है कि बशर्ते जो नई गवर्नमेंट सीरिया में आई है वो ईरान को एकोमोडेट ना करे, यानी ईरान के साथ रिश्ते ना रखे। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद साफ साफ कहा गया कि रशिया और ईरान के साथ हम अपने रिश्ते खत्म नहीं करने जा रहे हैं। उनकी एम्बेसी हमारे यहां रहेगी। कल खबर आई कि एम्बेसी पहले की तरह चलने लगी है। अब इसके बीच में क्या खेल है वो समझना अभी जरा मुश्किल है। देखिए, जजमेंट दिए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा सकती हैं, मैं भी बना सकता हूं, लेकिन हकीकत जो है उसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है। हम यहां बैठे हुए हैं और कम से कम यूट्यूब पर तो कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जिसकी सीरिया के जो लीडरशिप के लोग हैं उनसे रोज बात होती है, और बात भी इसकी होगी वो अपनी वाली ही बताएंगे। अंदर क्या बात हुई है ये तो कभी बाहर आती नहीं है। तो जो रेपरकशंस होंगे, जो जिस तरह का असर होगा, जो असरात होंगे, उनसे पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन अभी जो है उससे साफ साफ लग रहा है कि नई गवर्नमेंट उस तरह से ईरान को बाहर जाने के लिए नहीं कह रही है जैसी शायद इजराइल को उम्मीद रही होगी। हो सकता है इजराइल को उम्मीद यह रही हो कि एम्बेसी, जो ईरान की एम्बेसी है, वो तुरंत बंद करा दी जाएगी, ईरान के लोगों को तुरंत बाहर भेज दिया जाएगा, जो ईरानी वहां पर खानकाहें हैं, रिलीजियस सेंटर्स हैं, इनको खत्म कर दिया जाएगा। यह सब हो सकता है उम्मीद रही हो। और ऐसा भी नहीं है कि सीरिया में एकदम शांति चल रही है। खबरें इस बात की भी आ रही हैं कि सीरिया में जो मुखालिफ लोग हैं, नई सत्ता के जो मुखालिफ लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है। कई तरह की बातें आई हैं वहां, माइनॉरिटीज के ऊपर, खासतौर से जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर अत्याचार की खबरें आई हैं। ये सब खबरें आई हैं, लेकिन ऐसी एक भी खबर नहीं आई जिससे यह लगे कि ईरान को पूरी तरह से सीरिया बाहर करना चाहता है। दरअसल जो नई हुकूमत है वो भी जानती है कि ईरान कितनी बड़ी ताकत है और वो उसको भी शायद नाराज नहीं करना चाहती है। दूसरी बात ये कि जो नई लीडरशिप आई है उसमें बहुत तरह के लोग हैं, उसमें कट्टर इस्लामिस्ट भी हैं और भी अलग अलग तरह के लोग हैं। ये सारे लोग ईरान के खिलाफ हों ये जरूरी नहीं है। ऐसे में जो नेतन्याहू का बयान मैंने आपको बताया वो बेहद इंपॉर्टेंट बयान बन जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि सीरिया से हम रिश्ते चाहते हैं बशर्ते वो ईरान को बाहर करे। इसका मतलब यह होता है कि अगर सीरिया ईरान को बाहर नहीं करता है तो सीरिया के साथ जो हमारे रिश्ते होंगे वो दुश्मनाना होंगे। अब सीरिया क्या फैसला करता है, हालांकि सीरिया की नई लीडरशिप कह रही है कि अब हम कोई जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जंग तो अंदर ही चल रही है। कुर्दों के साथ जंग चल रही है, इधर जो पुरानी सत्ता है उसके लोगों के साथ जंग चल रही है, इधर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। तो जंग जैसे हालात तो लंबे वक्त तक बने रहेंगे। कोई अगर सोचता है कि सीरिया बिल्कुल पीसफुल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिलहाल तो मुझे ऐसा एकदम नहीं लगता। उधर ईरान के साथ कैसे रिश्ते होंगे इसी पर यह डिपेंड करेगा कि हिजबुल्लाह के साथ कैसे रिश्ते होंगे। हिजबुल्लाह ने कंडेम किया है, बाकायदा मलामत की है इस बात की जिस तरह से इजराइल लगातार हमला कर रहा है सीरिया के ऊपर। इसके अलावा हिजबुल्लाह नहीं, लेकिन लेबनान जो सेना है, लेबनान की सेना है, उसने कहा है कि सीरिया से कुछ लोग जो है लेबनान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने वार्निंग फायर की है, यानी किसी को मारा नहीं लेकिन फायरिंग की। यह बताया कि अगर आप अंदर घुसेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, और उसके बाद वो लोग वापस लौट गए। अब ये लोग कौन थे, नई गवर्नमेंट के हिस्सा थे या कोई और ग्रुप था, कोई नहीं जानता। इनका इरादा वाकई लेबनान में घुसने का था या कुछ और था, वो भी अभी तक कोई नहीं जानता। एक संभावना यह भी हो सकती है कि सीरिया से लड़ाकों को अमेरिका या इजराइल लेबनान के अंदर घुसने की बात करे, और सदर्न फ्रंट पे तो समझौता कर लिया है इजराइल ने, लेकिन सीरिया के साथ जो फ्रंट लगता है लेबनान का, वहां पर एक नए तरह की जंग शुरू करने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो घटना हुई है ये ऐसे देखने में सामान्य है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जितना कुछ होता है उसमें इसके कुछ भी मानी हो सकते हैं। तो ईरान के साथ जैसा रिश्ता होगा वैसा ही हिजबुल्लाह के साथ भी रिश्ता होगा, और इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान का है उसको सीरिया से कितनी मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। ईरान के साथ सीरिया कैसा रिश्ता रखेगा या नहीं रखेगा, नहीं रखेगा सवाल तो फिलहाल खत्म हो गया है। किस तरह का यह रिश्ता होगा ये देखने वाली बात होगी, और इससे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तय होगा। साथ ही साथ गजा की बात लगातार करनी होगी, जहां बाकी सारी जंगें लगभग रुक गई हैं। हिजबुल्लाह के हमले भी रुके हुए हैं, ईरान फिलहाल कोई हमला कर नहीं रहा है, लेकिन हूथी अपने हमले लगातार जारी रखा हुआ है, और कल उसने
एक साथ अब तक का अपना सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में उसने सबसे पहले 3 शिप्स जो थे, 3 जो जहाजें थी, सप्लाई जहाजें थी यूएस की, उनको उसने नष्ट किया, उनके ऊपर गोलाबारी की। कहा यह जा रहा है कि यूएस की ये जो जहाजें हैं, ये जहाजें यमन के खिलाफ असलहा वगैरह सप्लाई कर रही थी। इसके अलावा उसने 2 यूएस डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर भी हमला किया और उनको भी बर्बाद कर दिया। और अमेरिका पर इन हमलों के जो रेड सी के अंदर हमले हुए हैं, इनके साथ साथ उसने आज सुबह 2 ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं इजराइल के अंदर। एक ड्रोन याफा में गिरी है, जिससे बताया जा रहा है अच्छा खासा नुकसान हुआ है। याफा के बारे में आप जानते हैं, यह तेल अवीव म्युनिसिपल एरिया में आता है, उसके बाहरी हिस्से में है। याफा पर पहले भी हमले हो चुके हैं। तो एक हमला याफा में हुआ है और दूसरा हमला अस्कलान में हुआ है। दोनों हमलों से नुकसान की बात हो रही है। कल भी यमन ने एक हमला किया था, जिससे ठीक ठाक नुकसान हुआ था, यह बताया जा रहा है। तो हूथी अपने हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। हूथी के कई सारे बयान आए हैं और उसका कहना है कि हम शांति के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि गजा के अंदर तुरंत सीज फायर हो। वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गजा के सीज फायर के लिए वोटिंग होने वाली है, लेकिन अब यह सब सुन के सिर्फ हंसी आती है, क्योंकि चाहे सारे के सारे मुल्क दुनिया के खड़े हो जाएं सीज फायर के पक्ष में, लेकिन अमेरिका इजराइल के फेवर में वोट करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी मामला जाएगा, अमेरिका उसको गिरा देगा। इसलिए यूनाइटेड नेशंस तो फिलहाल एक खिलौना बनकर रह गई है, जैसे चाह रहा है इजराइल और अमेरिका उससे खेल रहा है, वहां से कोई उम्मीद करना बेकार है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि इजिप्ट में यानी कैरो में जो बातचीत चल रही है सीज फायर की, वो बातचीत काफी आगे बढ़ी हुई है। बताया यह जा रहा है कि हमास ने एक लिस्ट सौंपी है। मैंने गलती से 1000 में संख्या कह दी थी, यह 1000 में संख्या नहीं है। अभी 100 लोगों की एक लिस्ट सौंपी है, जिन लोगों को वो वापस कर सकता है फर्स्ट हैंड जब समझौता होता है। इसमें अमेरिका के भी 4 लोग शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि ट्रंप से मिले हैं जिनके परिवार के लोग होस्टेज किए गए हैं, वो लोग ट्रंप से वहां पर मिले हैं और ट्रंप लगातार ये दबाव बना रहा है कि होस्टेज की वापसी हो, और उसका एक ही तरीका है कि गजा के साथ समझौता हो। कैरो में जो इजरायली ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, उनका भी कहना है कि अब ऐसा लगता है कि अगले महीने की शुरुआत तक गजा में सीज फायर हो सकता है। हालांकि गजा में तबाही बर्बादी लगातार जारी है, इजराइल लगातार हमले कर रहा है और गजा से पलट के जवाब भी मिल रहे हैं। कल आपको मैंने बताया था 3 लोग मारे गए हैं। आज ये कहा जा रहा है कि गजा से 4 रॉकेट्स फायर हुए हैं। अब ये रॉकेट कहां गिरे हैं, कितने गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इजराइल के अखबार तो हर बार यही कहेंगे कि ये खाली जगहों पर गिरे हैं। इसके अलावा इजराइल में एक घटना हुई है जहां एक फलस्तीनी ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। तो इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो लड़ाई है वो अपने तरीके से चल रही है। जाहिर है इजराइल का अपर हैंड है, लेकिन गजा के ऊपर कब्जे का जो उसका सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। असल में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द कोई है तो ईरान ही है। ईरान से 2 राउंड का आप देख सकते हैं कि हमला भी हो चुका है। 2 बार हमला ईरान ने किया है, 2 बार इजराइल ने किया है। ईरान लगातार कहता रहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी हम करेंगे। अब करता है नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम पर जरूर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने उसका भी जवाब दिया है। ईरान के लिए थोड़े हालात मुश्किल तो हैं। आज अगर आप खामनेई का भी भाषण सुनेंगे तो सीरिया को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर जो उन्होंने कहा है, बहुत साफ लग रहा है कि थोड़े मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन अभी भी ईरान इतना मजबूत है कि इजराइल उस पर सीधा हमला करने की नहीं सोच पाएगा। तो आने वाले वक्त में सीरिया के जो नए हुक्मरान हैं उनका क्या रुख होगा, इराक के ऊपर क्या वाकई हमला होगा, अगर हमला होगा तो उस पर ईरान का क्या रुख होगा, गजा के साथ किसी तरह का सीज फायर होगा या नहीं होगा, लेबनान की सीमा पर जो लगातार सीज फायर के उल्लंघन हो रहे हैं, क्या हिजबुल्लाह उसका जवाब देना शुरू करेगा। अभी उसने 1 या 2 बार फायरिंग की है, आगे फायरिंग करेगा कि नहीं करेगा। इन सारी चीजों पर डिपेंड होगा कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की सूरत क्या होगी। अभी सारी चीजें धुंधली धुंधली हैं। सबको, किसी ने हाथी का कान पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई है, किसी ने हाथी की टांग पकड़ी हुई है, लेकिन सबकी आंखों पर अभी पट्टी है। कोई पक्का नहीं कह सकता कि हाथी की शेप क्या है, यानी मिडिल ईस्ट में असल में क्या होने वाला है। मेरी कोशिश होती है कि दुनिया भर के अखबारों से, दुनिया भर के सोर्सेज से जो खबरें मुझे मिले मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं और अपनी समझ से उसका जो मानी होता है वो मानी, उसका भी तबसरा करने की कोशिश आपके सामने करूं।
अच्छी बात यह है कि आप लोग हमसे जुड़े हैं और ऐसे जुड़े हैं कि अब हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 मिलियन तक पहुंच चुके हैं, यानी 20 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। ये 20 लाख सब्सक्राइबर जिनमें आप सब लोग शामिल हैं, हमारी ताकत हैं। आप लोग हमें देखते हैं, आप लोग हमें सराहते हैं, इसीलिए हमें लगातार सच बोलने की हिम्मत मिलती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर अब तक हमारी सब्सक्राइबर्स लिस्ट से ना जुड़े हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और इस वीडियो को दूर दराज तक अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचा के हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।